हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल द नॉलेज पार्क। तो थोड़ा सा सिलेबस से हटकर हमको पढ़ना है। जैसे कि पेंडेमिक चल रहा है अब कोरोना का, तो हम लोग समझना चाह रहे हैं कि आखिर जो वैक्सीन है उसको बनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, और वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होती है, कि जो देश में बनी हुई वैक्सीन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है कि जो बाहर से आने वाली वैक्सीन है वो कम इफेक्टिव है, या फिर वैक्सीन लगवाने के बाद हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे कि हमने एक वैक्सीन लगवा ली, हम लोग पूरी तरह सुरक्षित हो गए कि हमें जो है कोरोना का बिल्कुल डर नहीं है। तो ये सब जो भ्रम है वो मैं इस लेक्चर में दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट है, जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी इसको आसानी से समझ सके। तो देखिए वैक्सीन किस तरह से काम करती है। मान लीजिए आपके पास कोई अजनबी इंसान आया जिसको आपने पहले कभी देखा नहीं है। वो आया, आपने उसके चेहरे को देखा, अब आप उसका जो चेहरा है वो आपके दिमाग में छप चुका है। आप उसको पहचान लोगे। अगर वही बंदा दूसरी बार आता है तो आप उसको पहचान लोगे क्योंकि आप उससे पहली बार मिल चुके हो। आपका दिमाग तुरंत बता देगा कि इसकी जो पिक्चर है वो मेरे अंदर छपी हुई है, तो वो आपके लिए अनजान नहीं रहेगा अगर वो दूसरी बार आ रहा है तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी पैथोजन है। मान लीजिए ये कोई पैथोजन या फिर कोई भी कीटाणु है, विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, या फिर कुछ और हो गया। तो इनके सरफेस पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स लगी होती है जिनको बोलते हैं एंटीजन। तो मान लीजिए इसके पास में इस तरह के कुछ एंटीजन्स पाए जा रहे हैं जो कि इस तरह से हैं, चौकोर टाइप के या फिर स्क्वायर शेप के। तो ये वायरस या फिर ये जीवाणु जो भी है ये पहली बार हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। उसके अंदर मान लीजिए कि आरएनए या फिर डीएनए है। वायरस के अंदर कभी भी दोनों चीजें नहीं होती, या तो आरएनए होगा उनमें या फिर डीएनए होगा, और उनके चारों तरफ ये एंटीजन्स लगे होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। जरूरी नहीं कि ये एक ही टाइप के हो, कि यहाँ पर स्क्वायर टाइप के एंटीजन हो, यहाँ पर कोई और भी हो सकते हैं भाई, है ना। तो एक ही वायरस या एक ही बैक्टीरिया के पास एक से ज्यादा तरह के एंटीजन हो सकते हैं। हम समझने के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि इसके पास सिर्फ एक ही तरह के एंटीजन है। अब ये मान लीजिए पहली बार शरीर के अंदर आ रहे थे, तो हमारा जो शरीर है उसमें जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, अब वो आएगी और अपना काम करेगी। वो क्या करेगी, वो उसको देखेगी कि ये भाई वायरस आया है, तो ये जो चीज है क्या ये बॉडी के अंदर पहली बार आ चुकी है। पूछा जाएगा दूसरी सेल से, तो वो जवाब देगी नहीं, ये पहली बार आया है। तो वो क्या करेगी, वो इसके एंटीजन को पहचानेगी। इस पर जो सतह पर एंटीजन लगे हुए हैं उनको पहचाना जाएगा, और पहचानने के बाद में इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई जाएगी। और वो एंटीबॉडीज कुछ इस तरह की होती है ताकि वो इन एंटीजन के साथ में फिट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं जो एंटीबॉडीज बना रहा हूँ इनको जरा ध्यान से देखिए, और फिर हम इसको समझेंगे कि कौन सी एंटीबॉडी कहाँ पे काम कर सकती है। तो एंटीबॉडी जो होती है प्रोटीन के मॉलिक्यूल ही होते हैं इस तरह की। तो मान लीजिए कोई एक वायरस था, इसको बता देते हैं कि ए वायरस कोई था। फिर दूसरा कोई वायरस आया हमारे पास में, उसके सतह पर मान लीजिए सरफेस पर कुछ इस तरह के स्फीयर टाइप के या गोल एंटीजन पाए जा रहे हैं। ठीक, कोई और वायरस आया, उसके सरफेस पर किसी और तरह के एंटीजन पाए गए। मान लीजिए कि इस तरह के कुछ उसमें एंटीजन देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसे टाइप के, ओके, ऐसे एंटीजन। और कोई चौथा वायरस आया तो उसके सतह पर कुछ और टाइप के एंटीजन लगे होंगे। मान लीजिए कुछ ऐसे एंटीजन है उसकी सतह पर, इस तरह के एंटीजन उसकी सरफेस पर लगे होंगे। मान लीजिए ये जो वायरस है पहली बार बॉडी के अंदर आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, पहले इनको पहचानेगी। इनके सतह पर जो भी एंटीजन लगे हुए हैं वो फेस की तरह काम कर रहे हैं, चेहरे की तरह। भाई इंसान को हम उसके चेहरे के आधार पर पहचानते हैं, तो इनके चेहरे पर जो एंटीजन ये लगे हुए हैं तो इनको पहचाना जाएगा। पहचानने के बाद में एंटीबॉडीज को डिजाइन किया जाएगा, और वो एंटीबॉडीज कुछ इस तरह की होगी ताकि वो एंटीजन के साथ में बिल्कुल फिट हो जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ एंटीबॉडीज की शेप बना रहा हूँ। ये वो जगह होती है जहाँ से एंटीजन बाइंड करता है, ये वाली, इनको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो इसके मान लीजिए इस तरह की साइट पाई जा रही है। इसके पास में मान लीजिए कुछ ऐसी साइट है, ऐसी वाली, और ये वाला जो है इसके पास में मान लीजिए इस तरह की साइट पाई जा रही है, और ये वाला जो है इसके पास मान लीजिए कुछ इस तरह की साइट है। तो अब क्वेश्चन मेरे ये है कि ये हमारे पास में जो है, मान लीजिए फर्स्ट एंटीबॉडी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ टाइप ऑफ एंटीबॉडी है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले वाली एंटीबॉडी कौन से एंटीजन के साथ में मैच कर रही है, क्या इससे जुड़ सकती है? नहीं, क्योंकि इसका जो शेप है वो एक स्क्वायर शेप है।
और ये कैसा है, ये गोल एंटीजन के साथ में बाइंड करने वाला है, तो ये इसके साथ में बाइंड कर सकती है। तो जो फर्स्ट वाली एंटीबॉडी है हमारी, वो बी वायरस के साथ में बाइंड कर सकती है। इसी तरह से तो ये जो है किसके साथ में बाइंड करेगी, फर्स्ट वाली एंटीबॉडी बी वायरस के साथ में बाइंड करेगी। सेकंड की अगर हम बात करें तो इसके पास में इस तरह का एंटीजन बाइंडिंग साइट है, तो ये चकोर के साथ में तो बाइंड नहीं कर पाएगी, इसके साथ में नहीं करेगी। हाँ, इसके साथ हो सकता है कि ये बाइंड कर जाए, तो ये सेकंड वाली जो एंटीबॉडी है वो वायरस बी के साथ में बाइंड कर सकती है, क्योंकि इसका एंटीजन और उसकी एंटीबॉडी आपस में मैच कर रहे हैं। थर्ड की अगर बात करें तो ये वाली जो है एंटीबॉडी की साइट, वो इससे बाइंड नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, ये इसमें पूरी तरह से फिट नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इसमें फिट हो जाएगा। तो थर्ड वाली एंटीबॉडी ए वायरस के अगेंस्ट काम करेगी। और ये फोर्थ वाली की अगर बात करें तो यहाँ पर फिट हो सकती है, तो ये डी वायरस के साथ में बाइंड करेगी। और वायरस के साथ में बाइंड करने के बाद ये क्या करती है, ये जाती है मैक्रोफाज के पास में, और मैक्रोफाज जो होते हैं फिर इनको खाकर खत्म कर देते हैं। तो ये सब काम करती हैं, जो एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं वो हमारी बॉडी में बनती है बी सेल के द्वारा, बी सेल के द्वारा। तो अब ये जो बी सेल है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, और एक होती है हमारे पास में मेमोरी सेल। एक बी मेमोरी सेल होती है और एक टी मेमोरी सेल होती है। तो जो प्लाज्मा सेल है ये बनाती है एंटीबॉडीज, और जो मेमोरी सेल है इसको समझिए बॉडी का मेमोरी कार्ड है, बॉडी का मेमोरी कार्ड, कि जितने भी वायरस की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसके अंदर संग्रहित है, संचित है, कि कौन से वायरस का कौन सा एंटीजन था और उसके खिलाफ हमें कौन सी एंटीबॉडी बनानी है, तो वो सब सूचनाएं इसके पास में संग्रहित रहती है। तो इस तरह से वैक्सीन काम करती है, कि जो कोरोना की वैक्सीन अब बनाई जाएगी उसमें क्या काम चल रहा है कि उसकी सतह पर जो एंटीजन पाए जा रहे हैं, जिसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, उन एंटीजन को पहले अलग किया जाएगा। अलग करने के बाद उनके खिलाफ मान लीजिए एंटीबॉडी हमने डिजाइन कर ली और एंटीबॉडी बनाकर फिर पेशेंट को दे दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने वायरस लिया और उसको किल्ड करके, मार कर बॉडी के अंदर एंटर करा दिया, तो बॉडी के अंदर वो जाएगा लेकिन वो बीमारी नहीं फैलाएगा। हमें फायदा ये हो जाएगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके एंटीजन को पहचान लेगा और खुद ही अपने अंदर एंटीबॉडीज को डेवलप कर लेगा। अब वही वायरस अगर दोबारा से शरीर में आ रहा है तो हमारे पास एंटीबॉडीज है, तो तुरंत ही एंटीबॉडीज उस वायरस को खत्म कर देगी और जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो वायरस है इनके सरफेस पर जो एंटीजन है वो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि कोरोना के केस में हो रहा है कि अब इसके जो नई स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं, कुछ ब्राजीलियन स्ट्रेन है, तो कुछ यूनाइटेड किंगडम यूके की स्ट्रेन है, कुछ अमेरिका की स्ट्रेन है। तो उनमें क्या देखा जा रहा है, उनके अंदर जो एंटीजन है उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस देखा जा रहा है, क्योंकि इस वायरस के पास में आरएनए है और आरएनए के अंदर चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। तो इसकी वैक्सीन मान लीजिए आपने आज डिजाइन कर ली, तो हो सकता है कुछ सालों के बाद इसका बड़ा भाई आ जाए, तो उसके लिए फिर अलग से वैक्सीन डिजाइन करनी पड़ेगी। या हो सकता है उसके लिए भी आपने वैक्सीन बना ली, तो हो सकता है फिर उसके पिताजी आ जाए, तो उनके लिए फिर से वैक्सीन नई डिजाइन करनी पड़ेगी। तो इस स्ट्रक्चर को जो है अपने या फिर अपने एंटीजन को बदलता रहता है, और यही कारण है कि HIV वैक्सीन डिजाइन करना बहुत ही ज्यादा कठिन, क्योंकि HIV भी अपने एंटीजन को लगातार बदलता रहता है, तो कोई एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी या वैक्सीन उस पर काम नहीं कर सकती है। चलिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? शरीर की रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी को बढ़ाया कैसे जाए? इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है विटामिन C और विटामिन D के द्वारा। ये दो विटामिन ऐसे हैं जो कि बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, और इसमें भी स्पेशली विटामिन C। अब ये विटामिन D और विटामिन C कैसे ले? जो विटामिन C है ये हमें आसानी से मिल जाएगा फूड के द्वारा, जैसे कि ये पाया जाता है एक तो आंवला में, जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन C बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। या फिर अगर ये नहीं मिल रहा है तो संतरे से काम चल सकता है, तो संतरे के अंदर भी ये पाया जाता है। या फिर नींबू हुआ, तो नींबू के अंदर भी विटामिन C काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। इसके अलावा अगर ये भी चीजें नहीं खा रहे हैं तो विटामिन C की टेबलेट भी आती है, तो उनको भी खाया जा सकता है और इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है। इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी होगी और कोरोना का जगड़ भी लिया तो हमारी रिकवरी के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो विटामिन D है इसकी भी टेबलेट आती है, या फिर विटामिन D हमको सनलाइट से मिल सकता है, सनलाइट से मिल सकता है। या फिर ये विटामिन D जो है हमें दूध या फिर दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं उनसे भी विटामिन D मिल सकता है। इसके अलावा विटामिन E और विटामिन K का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन उनका इतना ज्यादा नहीं होता है, ज्यादातर विटामिन C या फिर उसके बाद में दूसरा जो नंबर आता है वो विटामिन D का होता है। एक बात और, कुछ लोग जो है वैक्सीन लगवाने के बाद अपना आराम से घूम रहे हैं धुरंधर की तरह। उनको लग रहा है कि अब उनको
इन्फेक्शन नहीं होगा, उनको कोरोना नहीं होगा क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली। तो ऐसा जरूरी नहीं है। जो वैक्सीन बनी है, कुछ वैक्सीन ऐसी है कि 80% इफेक्टिव है, कुछ 90% इफेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई वैक्सीन बनाई हमने, वो 80% इफेक्टिव है, उसका मतलब ये है कि 100 बंदों को अगर हमने वो दी है तो 80% जो बंदे हैं उनके अंदर फिर से इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो 20 बंदे हैं उनमें फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसको बोलते हैं उसकी इफेक्टिवनेस। तो जो स्पुतनिक वी है, जो कि रशिया से वैक्सीन आने वाली है, वो 91% के आसपास इफेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि वो 91 बंदों में फिर से इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो बाकी के 9 हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर वैक्सीन लगवा लिए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है सॉरी, कि आपको फिर से इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें थोड़ी सी सावधानी को बरतना है। और हर वैक्सीन की जो है, अभी जो वैक्सीन चल रही है इसकी 2 डोजेज लगाई जा रही है। तो एक डोज आपको आज लगाई जाएगी और फिर जो दूसरी डोज है वो 28 दिन के बाद या फिर थोड़े और टाइम के बाद में लगाई जाती है। तो इसको बूस्टर डोज कहते हैं। तो उस दौरान चेक किया जाता है कि आपके अंदर जो एंटीबॉडीज वगैरह बनने का जो प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है सॉरी। चलिए, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये वैक्सीनेशन का जो मेथड है या फिर इसका जो प्रोसीजर है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चन है आपके कोरोना से जुड़े हुए, या फिर कोई भी आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई भी आप चाहते हो कि उसका टॉपिक के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि जो वैक्सीन है, अगर उसको लगवाने के बाद में आपको थोड़ा बहुत बुखार सा महसूस हो रहा है, या कभी कभी एक आध दिन उल्टी सी आ रही है, या फिर जो हाथ में आपके लगी है वैक्सीन वहाँ पर थोड़ा बहुत दर्द है, तो नॉर्मल है, वो नॉर्मली रहता है। तो 1-2 दिन में खुद ही ठीक भी हो जाता है। तो उससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमें वैक्सीनेशन कराना है, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक इस बीमारी से निजात नहीं मिल सकता है। तो वैक्सीनेशन और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अभी तक इसकी कोई प्रभावशाली दवा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फिलहाल फॉलो करना है, और जब वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन भी हमको टाइम पे लगवाना है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर।